So hi guys, your host Kam Dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. तो जो हमारी आज की कहानी है वो है अवनी और आरव की। बहुत ही सुंदर है, 2 पार्ट्स में होने वाली है एंड एज यू नो पार्ट 1 यहाँ अपलोड होगा, पार्ट 2 यूट्यूब पे अपलोड होगा। उसका स्पॉटिफाई के अबाउट उसमें से लिंक है, वहां से लेके तुम यूट्यूब पे जा सकते हो। अब अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और चलो चलते हैं आज के खूबसूरत कहानी पे। सच में यार ये कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आराम से सुनो और फिर मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि पार्ट 2 में क्या होगा। मैंने सोचा है इस कहानी को मैं थोड़े से अलग अंदाज से बताती हूँ। हर कहानी में मैं एक ही पर्सपेक्टिव रखती हूँ, इस कहानी में मैं 2 पर्सपेक्टिव रखूंगी मोस्ट प्रोबेबली। कि इस कहानी का जो भाग है, ये वाला भाग है, पार्ट 1 है, इसमें मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से चीजें दिखा रही हूँ। पार्ट 2 में लड़के के पर्सपेक्टिव से चीजें दिखेंगी। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस कहानी के भी होंगे और जिंदगी के भी होते हैं। बहुत सारी सिचुएशन में हम किसी इंसान को कुछ समझ लेते हैं, किसी को कुछ गलत समझ लेते हैं, पर शायद हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब इस कहानी में भी तुम्हें कुछ ऐसे ही समझ में आएगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं अवनी और आरव की। अवनी एक बहुत ही अच्छी वायलिनिस्ट है जो कि वायलिन बजाती है, और वो किसी ट्रॉमा की वजह से, अपने पास ट्रॉमा की वजह से उसने अब बोलना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर है आरव जो कि एक पेंटर है। अवनी अपने दादाजी के साथ शिमला में रहा करती थी। उसके परिवार के नाम पर उसके दादाजी ही उसकी सब कुछ थे। वो कभी कभी अपने शोज के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करती रहती थी और अच्छा चल रहा था सब कुछ। एक बार उसका एक शो होता है सिडनी में। जब वो वहां गई, उसने बहुत ही खूबसूरत धुन बजाई थी। सब लोग एकदम पागल हो गए थे उस धुन को सुनकर। खूबसूरत थी वो। उस शो के बाद उसे एक जानी पहचानी सी शक्ल लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो लौटकर वापस शिमला आ गई अपने दादाजी के पास। उसने कहा कि अब वो कुछ दिन कोई शो नहीं लेने वाली है, आराम से यहीं रहेगी, अच्छे से रहेगी। एज उसके दादाजी की अभी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उम्र का दराजा था भाई। तो अब उसने देखा कि बगल वाले घर में जहां उसका बचपन का दोस्त रहा करता था, आज वहां लाइट्स ऑन थी। उसे लगा उसका दोस्त वापस तो नहीं आ गया, लेकिन ये तो कोई और था। उसे हल्की सी उसकी एक झलक दिखी और उसने सोचा क्या इसे मैंने कहीं देखा है। पर फिर उसने सोचा जाने देते हैं। उसके दादाजी उसे हमेशा कहते कि वो अपने पास ट्रॉमा को भुलाकर अब बोलने की कोशिश करे, क्योंकि हो सकता है उनके अब इस दुनिया में दिन ज्यादा ना बचे हों। तो अवनी अपना ख्याल कैसे रखेगी? तो वो हमेशा उसे कहते कि प्लीज अवनी। उन्होंने उसको थेरेपिस्ट को भी दिखाया, पर अवनी शायद बोलना ही नहीं चाहती थी। उसने अपने वायलिन की धुन को अपनी जुबान बना लिया था। उसे अब जैसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब एक दिन वो अपनी बालकनी में बैठी थी तो उसने देखा कि सामने वो लड़का पेंटिंग कर रहा था। उसने उसे देखा और उस लड़के ने उसे एक हाय बोला। तो अवनी ने भी हाथ हिलाकर उसे हाय बोल दिया। उसने कहा मेरी पेंटिंग देखना चाहोगी? तो अवनी ने कहा, उसने सर हिलाया और उसने कहा दिखाओ। अब वो बोल तो नहीं सकती थी, पर आरव समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। उसने अपनी पेंटिंग दिखाई उसे और वो बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे अवनी उस पेंटिंग में कहीं खो गई थी। किसी का बचपन दर्शाया गया था उस पेंटिंग में। उसने वो देखा और वो बहुत खुश हुई। उसे पहली बार अपने वायलिन के अलावा किसी और चीज में अब इंटरेस्ट आ रहा था। वो उस आरव को पेंटिंग बनाते हुए देखती और सोचती कि शायद मुझे भी ये सीखनी है। एक दिन वो आरव के पास गई और उसने उसे पूछा इशारों में कि क्या वो उसे पेंटिंग सिखा सकता है। तो आरव ने उसे कहा ठीक है। वो अवनी की कंडीशन के बारे में उसके दादाजी से पहले ही जान चुका था, इसलिए उसे पता था कि अवनी बोलना बंद कर चुकी है कुछ अरसे पहले। अब धीरे धीरे आरव और अवनी अच्छे दोस्त बनने लगे। आरव ने एक दिन अवनी से कहा, अवनी माना कि तुम्हारा वायलिन तुम्हारी जुबान है, वैसे ही जैसे हर एक पेंटिंग के पीछे एक कहानी होती है, तुम्हारी हर एक धुन के पीछे कोई ना कोई याद जरूर होगी। या कोई ऐसी धुन है जो तुम मुझे सुना सको, जिससे तुम्हारी कोई बहुत अच्छी याद जुड़ी हो। पहले तो अवनी थोड़ी सी रुकी, पर फिर उसने एक धुन बजाई, बहुत ही खूबसूरत।
अब आरव ने उससे पूछा कि इस धुन के पीछे की कहानी, पर अवनी शायद उसे समझा ही नहीं पाई कि वो क्या कहना चाहती थी। उसने फाइनली उसे लिखकर बताया कि उस धुन के पीछे उसके बचपन की एक बहुत ही प्यारी याद जुड़ी थी। ये सुनकर आरव ने कहा, अवनी क्या हुआ था कि तुमने बोलना बंद कर दिया? सुनकर अवनी को थोड़ा सा गुस्सा आया और वो वहां से चली गई। सुनकर आरव को भी लगा कि शायद उसने कुछ गलत पूछ लिया अवनी से, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अगले दिन अवनी फिर से उससे जब सीखने के लिए आई पेंटिंग, तो उसने उसे अपनी और सारी पेंटिंग्स दिखाई। एक सेक्शन था पेंटिंग्स का, लेकिन अवनी ने कहा कि मुझे ये वाला भी देखना है, पर आरव ने कहा नहीं, वो मेरा थोड़ा पर्सनल कलेक्शन है, तो उससे मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं, इसलिए शायद मैं तुम्हें वो वाली पेंटिंग्स अभी नहीं दिखा सकता। अवनी को जिज्ञासा तो बहुत हुई कि आखिर उन पेंटिंग्स में ऐसा क्या था जो आरव उसे दिखा ही नहीं पाया, पर उसने सोचा जाने देते हैं, हर किसी इंसान की यादें होती हैं अपनी। कुछ लोगों से हम उन्हें साझा करना चाहते हैं और कुछ यादें हम बस अपने आप तक रखना चाहते हैं। तो बस अवनी ने भी ऐसा ही सोचा और उसने जाने दिया। धीरे धीरे वो दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने। आरव हमेशा कैसे ना कैसे कोशिश करता कि काश अवनी बोल पाए, काश अवनी वापस से अपनी वो जो भूल चुकी है, जिन यादों को वो भुला चुकी है, उन्हें याद करे, उन्हें बोले, उन्हें बताए, ताकि उसके दिल में से वो यादें निकले और फाइनली जो भी उसके अंदर है, जो भी गिल्ट है, जो भी है, वो सब चला जाए और वो खुश हो जाए। बिकॉज अवनी का आज भी एक हिस्सा कहीं ना कहीं गुम था। धीरे धीरे अवनी कहीं ना कहीं आरव पर भरोसा करने लगी थी और उसने एक दिन बस ऐसे ही आरव को बताया कि आखिर उसने बोलना बंद क्यों किया। उसने उसे अपनी साइन लैंग्वेज से समझाया कि उसे झूठ बोलने से बहुत नफरत है, और वो इसलिए क्योंकि उसके माँ बाबा ने हमेशा से उससे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, हमेशा। लेकिन फिर एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि एक सुसाइड नोट रखा था वहां पे, उस टेबल पर, जहां हर रोज बैठकर वो खाना खाया करते थे। उसने उस नोट को पढ़ा और फिर उसने देखा कि उसके माँ बाबा अभी भी वहीं उस रेलिंग पर खड़े थे, लेकिन उसके आते ही वो वहां से कूद गए। वो कुछ कर पाती, कुछ बोल पाती, नहीं बोल पाई, और वो चीख हमेशा उसके अंदर दब कर रह गई। शायद उस दिन के बाद अवनी को बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जिस दिन उसे बोलना चाहिए था, उस चीख के साथ अपने माँ बाबा को रोकना चाहिए था, वो नहीं रुके। उस दिन के बाद उसने सोचा कि अब बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए उसके दादाजी ने कई थेरेपिस्ट को उसे दिखाया, कई बार कोशिश की, पर शायद अब अवनी को बोलना नहीं था। उसने अपना मन बना लिया था। उसके बाद उसने वायलिन से, उसकी धुन से ही कम्युनिकेट करना शुरू किया। वो दुनिया से बातें करती थी अपनी धुन को लेकर। उसकी धुन इतनी सुंदर होती थी कि जो भी सुनता खो जाता और अपनी किसी मेमोरी को उसकी उस धुन के साथ जोड़ लिया करता। अवनी इस सब में खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन करता कि वो आरव के साथ बातें करे। धीरे धीरे अब उसका मन करने लगा था बोलने का, उसे उन सारी बातों को बताने का जो शायद वो आरव के लिए फील करने लगी थी। आरव के साथ जब भी वो होती, खुश होती और हमेशा सोचती कि जैसे आरव मुझे अपने बारे में बताता रहता है, बातें बताता रहता है, काश मैं भी उसे बता पाती कि मैंने इतना कुछ झेला था उस वक्त, क्या कुछ नहीं हुआ था और क्या कुछ अब भी सोचती हूँ। पर फिर सोचती कि जाने देते हैं, उसे बोलना ही नहीं था। उसके दादाजी ने उसे बहुत एनकरेज किया, बट नहीं बोलना था उसे। फिर एक दिन आरव ने उससे पूछा कि यहाँ जिस घर में मैं रहता हूँ, तुम्हारे दादाजी बता रहे थे तुम्हारा कोई दोस्त रहा करता था। तो अवनी ने कहा हाँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा बचपन का दोस्त था। फिर उसके पेरेंट्स अब्रॉड सेटल हो गए और वो भी उनके साथ चला गया। उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले। हमने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर शायद प्रॉमिसेस होते ही टूटने के लिए हैं, तो उसने भी वो प्रॉमिस तोड़ा। तो बचपन में वैसे भी वो क्या ही कर सकता था, पर हाँ, याद करती हूँ आज भी कभी कभी उसे, उसकी भी याद आती है, क्योंकि जिंदगी में ना बहुत कम लोगों से अटैच हो पाई मैं। पर कितना ही कम्युनिकेट कर सकता है बंदा साइन लैंग्वेज से। माना जो कर पाते हैं वो कर पाते हैं, पर आरव को उसकी कुछ बातें समझ ही नहीं आती थी। वो कोशिश करता उसकी बातें समझने की, पर हर किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती है।
एक दिन जब अवनी आरव से मिलने जाती है तो वो कोई पेंटिंग बना रहा था। उस पेंटिंग को जैसे ही अवनी को आते हुए आरव ने देखा, जल्दी से उसने ढका और एक कोने में रखकर और अवनी को उस रूम से बाहर ले गया। तो अवनी ने कहा, क्या बना रहे थे तुम? पर आरव ने कहा, ऐसे ही मेरा कुछ बना रहा था, कोई याद। चलो चलो घूमने चलते हैं। तो वो वहां से उस दिन उसे ले गया। लेकिन अवनी के दिल में एक सवाल था कि आखिर आरव था कौन? वो एक दिन ऐसे ही उसके पड़ोस में आ गया। ऐसे ही उसने अपनी पेंटिंग उसे दिखाई। उसके अंदर उस पेंटिंग को देख के एक जिज्ञासा जागी और वो पेंटिंग सीखने आ गई। शायद भगवान का भेजा कोई फरिश्ता था जो अवनी को वापस जीना सिखा रहा था। पर तुम्हें लगता है ऐसा कि ऐसे ही आरव उसकी जिंदगी में आ गया? कोई रिलेशन नहीं है उनका। सोचो सोचो। खैर, अगर तुम सोच रहे हो तब भी तुम नहीं सोच पाओगे। काहे कि तुम में उतनी अकल कहाँ है रे। और जितनी बच रही थी वो तुम्हारी सारी एग्जाम्स ने ले ली। अकल और क्या। तो अब तुम सोचो कि आखिर आरव है कौन, और तुम्हें लगता है कि अवनी कभी बोल भी पाएगी? चलो थोड़ा सा मैं और सुना ही देती हूँ, वरना तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। चलो सुन लो। तो एक दिन क्या होता है कि आरव ने जल्दी से उसको बोला अवनी को कि तुम घर आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। तो अवनी भी सोची कि कुछ तो होगा, और शायद कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स उसके अंदर आई थी, उसे लग रहा था कि आरव भी शायद कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगा हो। तो वो जल्दी से सुंदर से तैयार होके जाती है। उसके दादाजी से बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा आरव से मिलने, यहीं बगल में। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। वो कभी भी उसे आरव से मिलने के लिए तक नहीं टोकते थे, जबकि वो और लोगों को हमेशा टोकते कि यार इससे बात मत करो अवनी, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बुरा है। पर उसने हमेशा नोटिस की कि आरव से वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि यार इससे बात मत करो। अभी भी वो उससे मिलने जा रही थी और उन्होंने बड़े जल्दी अलाउड कर दिया। स्ट्रेंज। तो अवनी सोचती थी कि उसके दादाजी भी शायद कहीं ना कहीं पसंद करते हों आरव को। उसके आने के बाद ही आखिर अवनी इतनी खुश रहने लगी थी जितनी वो कभी नहीं थी। एंड फाइनली जल्दी से अवनी जब वहां जाती है तो वो देखती है कि आरव के सर से खून निकल रहा था। वो जमीन पे पड़ा था और हुआ क्या था आखिर यहाँ पे? उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से उसके पास जाती है। आरव क्या हुआ? उसके पहले शब्द थे इतने सालों बाद। अपनी पहली बार बोली थी बिकॉज वो कंसर्न थी कि आखिर आरव को हुआ क्या था, उसके सर से खून क्यों बह रहा था। फिर आरव ने इशारा किया फोन की तरफ कि वो फोन मिलाए और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाए। उसने जल्दी से फोन उठाया और उसने कॉल लगाया एम्बुलेंस को और बोला कि वो जल्दी से उसके घर पहुंचे। लेकिन ये क्या? आरव ने उसके हाथ से फोन लिया, उन्हें एम्बुलेंस के लिए मना किया और वो नॉर्मल खड़ा हो गया। ये देखकर अवनी का दिमाग खराब हो गया कि आखिर आरव ये नाटक कर रहा था। उसने पूछा कि आरव ये तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा था ना? तो आरव ने कहा सॉरी अवनी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक नाटक था ताकि तुम बोलने लगो। और देखो फाइनली तुम बोली भी आज। अवनी को ये सुनते ही एक शॉक लगा कि अब तक जितना कुछ हुआ था वो सब कुछ एक नाटक था, सिर्फ उसे बुलवाने के लिए। तो आरव ने कहा कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने सारी कोशिशें कर ली थी और उन्होंने ही मुझसे कहा था, तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया था, और एक्चुअली इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। इतना सुनते ही अपनी गुस्से में वहां से निकलती है और अपने घर जाती है। लेकिन ये क्या, घर पर उसके दादाजी बेहोश थे। अवनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब कुछ बता दिया है आरव ने, अब बंद कीजिए प्लीज। और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस नीचे आती है तो वो देखती है उसके दादाजी अभी भी उसी सेम कंडीशन में थे। वो भागकर उनके पास जाती है, जिससे उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो गलत था। लेकिन उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। शायद ये सदमा अवनी बर्दाश्त ना कर पाए। तो ये था इस कहानी का पार्ट 1। अब इसका अगर पार्ट 2 तुम्हें जानना है, अवनी के साथ क्या होगा, आरव के साथ क्या होगा, क्या उनका कोई पास्ट ट्रॉमा था, या आखिर इतना सब कुछ क्या हो गया एक साथ ही, सोच रहे हो ना? सोचो भाई, थोड़ा और सोचो।
कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई है, पता है 11 मिनट में मैं बंद करने वाली थी, पता है देन आई थॉट कि अरे यार 11 मिनट की हुई है। तो चलो अब हो गई हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त। अब तुम सोचो इसके पार्ट 2 में क्या हो सकता है। ओके बताओ, कंस्ट्रक्शन बंद हुआ तो कुत्ता भौंकने लग गया। मेरी गलती नहीं है भाई, पूरी कायनात नहीं चाह रही मैं रिकॉर्ड करूं। पर अच्छा हाँ, एक चीज पता है, कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारी कहानी यही खत्म हो गई भाई, अभी थोड़ा सा वार्तालाप वाला सेक्शन है मेरा। तुमने कहानी सुन ली, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है चले जाओ, की फर्क पड़ता है। पर जो बैठे हैं बैठे रहो यार। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और मैं ऐसे ही कुछ गा रही थी। एंड पता है क्या, मेरे को कमेंट आया कि आप गाया करो, आप अच्छा गाते हो। भाई जो मेरे को ऐसे अंदर से खुशी हुई है ना। मतलब यार आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, पर मैं सोचती थी यार मैं इतना भी, मतलब मैं एक्चुअल में वैसे जो कपाट इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, बट मैं क्या गा गा के ना कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा अच्छा गाने लगूं। समझ रहे हो तुम, मुझे बड़ा शौक है। तो मैंने अभी एक नया नया गाना सुना, तो सोचा कि इस वाले में ऐड कर देती हूँ। आई नो थोड़ी सी गालियां पड़ेंगी, बट सुन लो यार क्या जाता है। और अगर तुम्हें अपने कानों से ज्यादा प्यार है, प्रेम है, तो अब तक भी तो मेरी आवाज सुन रहे थे ना, और सुन लो 5 मिनट। गंदे लोग, मैं लगा मैं बोलूंगी चले जाओ यहाँ से। हाँ तो गाना पेश है दोस्तों। पता है क्या, मेरी हमेशा ना ऐसे फैंटेसी थी कि जैसे स्कूल में वो नहीं होते फंक्शंस वगैरह, तो बच्चे जैसे डांस वांस करते हैं, तो मेरी हमेशा से थी। बट मेरे को ये था कि यार कौन ही देखेगा, क्या ही फायदा ये वो। और 12th क्लास में मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे भी एक बार तो पार्टिसिपेट करना है। तो मैं बहुत खुश थी। और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज द हेड गर्ल, ठीक है, तो जो अब नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है भाई। तो मतलब मैंने सोचा, मैं कहा ये तो यार पक्का पक्का हम अच्छा सा कुछ करेंगे धांसू सा। पर मैंने कहा ना मेरा इल्यूजन था वो सब कुछ। उसने कभी पूछा ही नहीं भाई। मैंने एक बार उसे बोला कि मैं, मतलब हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई और मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। उसने कभी लौट के ही नहीं पूछा, जबकि उसे पता था कि हाउ मच आई वांटेड। वो जिंदगी में मेरी एक चीज ना, वो रिग्रेट हमेशा रहेगा कि यार मैं कभी परफॉर्म नहीं कर पाई अपने स्कूल में। मतलब यार मतलब बहुत बहुत बुरा बुरा हुआ यार मेरे साथ जिंदगी में, है ना। मैं बहुत, पता है उस वक्त सबने पार्टिसिपेट किया था, बस 3-4 लोग बचे थे लेजिट। और मैं क्लास में बैठ के ना, जब ये लोग प्रैक्टिस करने जाते थे, मैं बैठ के सोचती थी यार नंदिनी किसी को नहीं पड़ी भाई तेरी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिस बंदी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी उसको भी नहीं। और मेरी लाइफ का मैंने उस, पता नहीं उस बेवकूफी में ही सही, कि काश वो मुझे एक बार बोलेगी कि तू प्लीज पार्टिसिपेट कर। उसने बोला नहीं, मैंने किया नहीं। उस टाइम पे मैंने सोचा यार भाई मैं खुश थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो आफ्टर ऑल। मैंने कहा यार ये पूछेगी, जरूर पूछेगी, बिकॉज किसी बात पे हमारी लड़ाई हुई थी, उसी वजह से मैंने मना किया था, पर नहीं पूछा भाई। और फिर लोग जब प्रैक्टिस करते थे मैं उन्हें देखती थी कि अच्छा ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइफ नेवर डिड गुड, पर क्या कर सकते हैं भाई, जिंदगी ऐसी ही है मेरी। बहुत सारी चीजें चाही पर नहीं मिली। अब नहीं मिली तो नहीं मिली, उस पर बैठ के रो क्या फायदा। चलो छोड़ो, तुम गाना सुनो। यार मेरे ना जिंदगी में इतना दुख है, क्या करूं। कोशिश करती हूँ कि ना बताऊं, पर निकल ही जाता है। खैर। यार आंखों में भाई आंसू आ गए मेरे, वो चीज सोच के कि ठीक है जिंदगी का एक रिग्रेट रह गया। तुम में से कोई शादी करेगा ना तो मेरे को ऐसे बुला लेना। तो मैं वहां पे एक स्टेज परफॉर्मेंस करूंगी भाई, तब जाके मेरा हो सकता है दुख खत्म हो। अच्छा चलो ठीक है, दुख से। हाँ वो क्या है ना भाई, आंसू आ जाते हैं ना, गला भर आता है, तो तुम गा नहीं सकते हो। चलो मैं गाना गा के बताती हूँ तुम्हें। तो अगली कंटेस्टेंट है नंदिनी कौशिक। जो तुम्हें गाना सुनाने वाली है। भाई मैं अपना थोड़ा सा एक छोटा सा मोमेंट तो ले ही सकती हूँ ना यार इस पॉडकास्ट पे। मान लिया तुम्हारी पॉडकास्ट है, पर थोड़ा सा तो यार। तो अगली कंटेस्टेंट है नंदिनी कौशिक। तालियां। चलो। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे, तेनू तकदी रवा बातों पे तेरी हंसदी रवा, पागल मैं खुद नू बना दी रवा, तू हंसदा रवे मैं हंसा दी रवा, तेनू तकदी रवा, तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना। इतना ही आता है भाई मेरे को ये, एक्चुअली इसके बाद भी आता है।
मेता नजरा नजरा दी गल है, तू भी सुन ले जरा, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता रहना कोल तेरे। बस 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 इतना ही आता है, मैंने आगे पीछे का गा लिया भाई। चलो मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर कोई भी परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी एट KHU_SHEI_ पर। ओके बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, एक बात और, एक्चुअली मैं ये आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्टोरी तो काफ़ी पहले रिकॉर्ड हो गई थी। पहली बात, इसका पार्ट 2 अभी थोड़े से टाइम में आएगा, बिकॉज मैं अभी काफ़ी बिजी चल रही थी, एज यू नो। मैं थोड़े बहुत घर के इश्यूज थे और थोड़े बहुत बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए थोड़े बहुत मैं अभी इस शॉपिंग वॉपिंग में थोड़ी बिजी हो गई थी, तो अभी मैं नहीं सोच पाई हूँ उसका सेकेंड पार्ट। एक्चुअली सोचा है पर अभी रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो फोटोग्राफ का पार्ट 2 इसलिए लेट हुआ था बिकॉज उस टाइम पे थोड़ी इश्यूज थे, और इसका पार्ट 2 इसलिए लेट होगा बिकॉज मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट वेरी सून। तो टेंशन मत लेना, और अगर तुम्हें इसके पार्ट 2 में लगता है कि यार ये हो सकता है तो तुम वो मुझे भेज सकते हो, तो मैं देखती हूँ तुम्हारी कितनी क्रिएटिविटी काम करती है। एंड सेकेंडली, मैंने जो वो थैंक यू वाला ऑडियो डाला था इससे पहले वाला, उसके बाद इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए कि दी आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, सब नहीं। देखो म्यूचुअल चलता है, दोनों, तुम भी अपनी जगह से ही हो, मैं भी अपनी जगह से ही हूँ, मैं तुमसे हूँ, तुम लोग मुझसे हो, सो वी आर अ बिग फैमिली। और हाँ अच्छा हाँ यार, उसके बाद ना पता है, उस एपिसोड के बाद मुझे जब से मैंने वो एपिसोड डाला है, एवरी डे आई गेट मैसेजेस लाइक हैप्पी बर्थडे, सॉरी लेट हो गए। भाई कोई लेट नहीं हुआ है, 9 तारीख को तो है अभी जन्मदिन, और तुम लोग अभी से इतने सारे मैसेज कर दिए। फिर मैं सबको बताती हूँ, कुछ को तो मैंने बताया नहीं, कुछ को तो मैंने बस थैंक यू बोल दिया बिकॉज बहुत सारे आ गए थे। भाई 9 तारीख के लिए कुछ तो बचा लो। और दूसरी बात कि वैसे मैंने दूसरी चौथी बार बोला, यानी कि चौथी बात तो चौथी बात ये है कि किसने कहा था, सृष्टि, थैंक यू सृष्टि, तुमने इतनी प्यारी सी पोएम लिखी मेरे लिए, एक प्यारा सा लेटर भी लिखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अनु को भी एक बहुत प्यारा सा थैंक यू, बिकॉज वो चीज़ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्यों, उसकी जो गिफ्ट है जब वो आएगी तब, और कुछ ऐसा नहीं है। तो जब वो आएगी वो तुम सबको दिखाऊंगी, एंड तुम लोगों को फिर थोड़ा सा जेलस भी होएगा, बट हो जेलस। हाँ, बट अभी जैसे बहुत सारे ने पूछा कि दी आपको कोई गिफ्ट चाहिए क्या, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो प्यार से मुझे दी बुलाते हो ना, तुम्हें पता है मेरे को तो कितना प्यारा लगता है वर्ड दी, तो तुम्हें पता है, तो उसके लिए आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि तुम मुझे बस इतना प्यार करते रहो, मैं खुश हूँ। जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट्स वगैरह। हाँ, ऐसा सुनने में बड़ा मजा आता है ना। पता है मेरे भाई ने मुझे अभी उनकी सबकी गिफ्ट्स घर वालों की पहले ही आ गई, ठीक है, तो इतने बढ़िया गिफ्ट, पता है तो तुम्हें से गिफ्ट मिलता है ना भाई, उसकी खुशी एक अलग लेवल की होती है। और मेरे भाई क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम नोटिस कर लेते हैं कि अच्छा इसको ये चीज़ इसने बोला कि है नहीं, तो फिर जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है तो हम उस चीज़ को मंगा लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही अपने भाई को बोला था एक हैंडबैग का कि यार हैंडबैग अच्छा नहीं है, ये है वो है। उन्होंने यार इतना प्यारा हैंडबैग मंगाया ना मेरे लिए, आहा मतलब आई कांट इवन टेल यू, इतना सुंदर एकदम प्यारा सा, थोड़ा सा महंगा है बट मेरे लिए, बिकॉज मैं थोड़े सस्ती शॉपिंग पे बिलीव करती हूँ, एज यू गाइज नो। अगर जो इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हैं उन्हें पता है कि मैं 250-300 से ऊपर नहीं जा रही हूँ टी शर्ट्स में, तो उन्होंने काफ़ी महंगा मंगा दिया, खैर, बट दैट वाज हिज गिफ्ट। भैया से ले सकते हैं, पर तुम लोग तो छोटे हो यार, तुमसे क्या गिफ्ट लेंगे। हालांकि जब अनु का गिफ्ट आएगा तो वो मैं अच्छे से फ्लैक्स करने वाली हूँ, बिकॉज वो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और हाँ, तो 9 तारीख को विश करना, अभी मत करो अभी नहीं है। पता है इतने विशेष आ गए थे, यू वोंट बिलीव, कि मुझे पिछले वाले एपिसोड में ब्रैकेट में लिखना पड़ा है कि 9 तारीख है, 9 तारीख। तो दैट्स वाई सबको भी मैंने ये छोटी सी जानकारी दे दी है। और इसके पार्ट 2 के लिए तुम्हें अगर कोई पॉसिबल लगता है कि इसके पार्ट 2 में ये हो सकता है, तो तुम वो चीज़ मुझे मेल कर सकते हो, या फिर तुम वो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, डिपेंड ऑन यू गाइज। और स्पॉटिफाई के अबाउट अस में तुम्हें ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, तुम्हें इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से रीच आउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो वंस अगेन थैंक यू गाइज फॉर एग्जिस्टिंग। हर साल मेरे बर्थडे पे मैं ऐसा सोचती थी, मतलब विशेष आते हैं नो डाउट,
बट ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग बस तुम्हें विश कर देते हैं और फिर अगले साल तुम्हारी बात तभी होगी जब तुम्हें विश करना होगा या तुम्हें उन्हें, तो वो चीज़ ना ऐसा ना सुपरफिशियल सा लगता है। बट देन जब तुम लोगों के विशेज़ आते हैं, जैसे इस साल न्यू ईयर पे इतने विशेज़ किए तुम लोगों ने, इतने विशेज़ किए कि तुम मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश थी ना उस टाइम पे कि बिकॉज़ यू गाइज़ आर नॉट एक उस टाइप के नहीं हो ना कि अच्छा साल में एक बार याद किया, तुम तो याद करते रहते हो। तो वो विशेज़ देख के मैं इतनी खुश थी, बताया उस टाइम मैं अपने फ़ोन में लग रही थी। मेरी माँ पूछ रही थी कि तू कब से फ़ोन में लगी पड़ी है, क्या कर रही है? एंड देन आई टोल्ड हर कि मम्मी देखो सबने ऐसा विश किया है तो उनको रिप्लाई कर रही हूँ। एंड शी वाज़ लाइक इतने सारे मैसेज पड़े हैं तेरे पास? मैंने कहा देख लो। मेरे पता है छोटे-छोटे कज़िन्स हैं, लाइक 6-7 साल के, कोई 7-8 साल का, तो वो लोग ऐसे देख रहे थे, दी हम कर दें आपके इनको रिप्लाई बैक। वो इतने एक्साइटेड थे, मैं कहा भैया तुम कर दो। मतलब ऐसा बोल के, कोई ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मेरे कज़िन्स ने किया, वो तो बच्चे थे। उन्हें 1-2 को ऐसे बोल के उन्होंने ही किया, पर वो समझ गए थे जिसको भी रिप्लाई किया कि अच्छा ये मैं नहीं हूँ। पर बड़ा अच्छा लगता है ना यार, व्हेन वी आर अ बिग हैप्पी फैमिली। तुम मेरी प्रॉब्लम सुनते रहते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनती रहती हूँ। कल मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे लाइव चली गई क्योंकि मेरा दिमाग बहुत सड़ा हुआ था और फिर सबसे बात करके बहुत नॉर्मल हो गया। तो उसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि पहले ज़रूर सोचती थी कि यार हर किसी के पास ऐसा इंसान होना चाहिए ना जिससे तुम कुछ भी बता दो जाके, एंड विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि अच्छा यार ये बंदा या ये बंदी हमारे बारे में ऐसा सोचे ना, है ना? या फिर ये हमारे बारे में कोई धारणा ना बना ले कि ये तो ऐसा है, तो ऐसा है। तुम लोगों को ऐसे बताया और मेरी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गई। बिकॉज़ बताते-बताते ऐसा लगा कि ठीक है ना यार, जाने देते हैं। तो वो चीज़ आई जस्ट एडमायर दिस एवरीथिंग कि हाँ, मेरे पास इतने सारे लोग हैं। तो उसके लिए वन्स अगेन थैंक यू एंड आई लव ऑल ऑफ यू। ट्रस्ट मी, आई लव यू गाइज़। तुम बहुत अच्छे हो सारे के सारे। मेरा कहना इतनी ईज़िली मान लेते हो। मैं कुछ भी बोलती हूँ, तुम इतने प्यार से सुनते हो, हर चीज़ को ऐसा नोट भी कर लेते हो कि हाँ यार, तो लोगों के पास ना ऐसे 1 या 2 इंसान होते हैं, मेरे पास तुम इतने सारे हो ना, मतलब बस उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। तो वैसे मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख रहे हो तुम, ये चीज़ भी रिकॉर्ड हो गई है 6 मिनट की। और पूरी स्टोरी सुनने के बाद तुम ये सुन लेना। चलो ओके, बाय एंड टेक केयर। और अगर कभी अच्छा, स्टोरीज़ अभी प्लीज़ मत भेजना बिकॉज़ मैं स्टोरीज़ एज़ सच अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं, मैंने बताया ना अभी मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ। पर हाँ, अभी स्टोरीज़ अपनी मत भेजना बिकॉज़ वो मैं कुछ टाइम बाद सुनती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी, नो प्रॉब्लम, एट KHU_SHEI_ पर। और इसका पार्ट 2 भी वैसे आएगा यूट्यूब पर ही, तो वहाँ पे पहुँच जाना। यार वहाँ 500 होने वाले हैं, पता है, 500 सब्सक्राइबर, और मैं इतने टाइम से बैठी हूँ बट वो एकदम से रुक गए, थम गए कि नहीं 430 के आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। तो वो बढ़ा लो यार थोड़े थोड़े, जल्दी जल्दी। और कोई और बात होगी तो मैं फिर से आ जाऊँगी मुँह उठा के तुमसे बात करने। अभी के लिए चलती हूँ, ओके बाय बाय। एंड ऑल्सो होली आने वाली है, तो हैप्पी होली। वैसे होली तक मैं एक और ऑडियो डालने वाली हूँ बस होली के लिए, बट फिर भी हैप्पी होली। ओके बाय, टेक केयर। अच्छा एक बात और बताओ जाने से पहले कि तुम लोगों के पास मेरा फोटो नहीं है, है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे से ही आके मांग रहे हो कि दीदी एक फोटो दे दो। भाई मैं दिन भर स्टोरी लगाती हूँ। चलो ठीक है, एक होता है कि चलो अनु ने मुझसे पूछा कि दीदी आपका एड्रेस दे दो, पता है उसने ना, तुम्हें भी बताऊँ वैसे। चलो ठीक है, वो तब भी ठीक है बिकॉज़ तुम्हें नहीं पता होगा मैं कहाँ रहती हूँ, तो वो ठीक था। तुम मुझसे फ़ोटो माँग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दिन भर मैं स्टोरी लगाती हूँ। वो बात अलग है कि मैं तुम लोगों को, तुम इतने डिप्रेस्ड रहते हो कि क्या करूँ, तुम्हें खुश करने की इतनी बकवास-बकवास स्टोरीज़ लगानी पड़ती हैं। बट मैं वो भी लगाती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम्हें पूरी सरप्राइज़ कैसे धज्जियाँ उड़ा के मुझे पूछना है, दीदी एक बात बताओ, आपका एक फ़ोटो दे दो। हे भगवान! तुम लोगों का क्या करूँ मैं यार? ऐसे छाँट-छाँट के नमूने मिले हैं ना मुझे, क्या ही बोलूँ मैं। चलो ठीक है, तुम ऐसा बोलते कि दीदी एक वीडियो बनाते हैं आपका अच्छा-सा, या कोई अच्छा-सा एडिट बनाते हैं तो चलता। तुम्हें फ़ोटो चाहिए मेरे? मतलब सीरियसली? और मैं फिर भी दे रही हूँ, पता है मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, मैंने फिर भी अनु को भी एड्रेस दिया, उसको फ़ोटो भी दिया। अच्छा वैसे एड्रेस से याद आया, अनु जो मुझे भेज रही है वो काफ़ी प्रेशियस है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने उसको एड्रेस दिया, अदरवाइज़ थोड़ा ऐसा था ना एड्रेस वाली चीज़, बट वो है इतनी प्यारी, प्लस उसने ना जो वो गिफ्ट भेजेगी ना, वैसा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा तुम सोच सकते हो कि क्या होगा ऐसा। फिर जब वो मुझे रिसीव होगा ना तब मैं तुम लोगों को दिखाऊँगी एंड यू विल बी सरप्राइज़्ड कि क्या अक्ल है उसमें। बट अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि उसका सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। उसने मुझे बता दिया बट ठीक है, वो फिर भी सरप्राइज़ है, समझ रहे हो? देखो मैं तुम्हें कितनी अच्छी हिंट दे रही हूँ किसी की गिफ्ट समझने के लिए। तुम भी ऐसा गिफ्ट किसी को दे सकते हो, वो बात अलग है, तुम्हें खुद नहीं पता गिफ्ट क्या है, कि वो एक्सपेंसिव नहीं है पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं जानती हूँ कि गिफ्ट क्या है बट मैं फिर भी नहीं जानती हूँ कि गिफ्ट क्या है, मतलब समझ रहे हो तुम? स्मार्ट।
अगर किसी ने ये क्रैक कर लिया तो भाई मैं मान जाऊंगी तुम्हें कि गिफ्ट क्या है। चलो इस पहेली के साथ अब मैं जा रही हूँ। ओके बाय।